हेलो फ्रेंड्स, आज जो चैप्टर अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ रिटर्न्स एंड रिटर्न्स टू स्केल। इसके पहले कि हम लोग टेस्ट से पढ़ना चालू करें, लेट मी गिव यू अ ब्रीफ आइडिया कि इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे। इस चैप्टर का हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ये भी बोलते हैं कि इट इज अ चैप्टर ऑन प्रोडक्शन। यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि कोई भी प्रोड्यूसर जो होता है, जब भी वो कोई भी कमोडिटी या कोई भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है, तो उसे किस तरह से फोर फैक्टर्स जो कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो फोर फैक्टर्स को वो किस तरह से यूटिलाइज करता है और उसके जरिए वो आउटपुट कैसे निकालता है। और फिर इकोनॉमिक्स का जो थोड़ा डिटेल और टेक्निकलिटीज है उसमें आएंगे और हम लोग समझेंगे कि लॉज ऑफ रिटर्न्स टू वेरिएबल प्रपोर्शन क्या होता है, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल क्या होता है और वो हमारे इकोनॉमी में किस तरह से ऑपरेट करता है। तो ये सारा कुछ हम लोग डिटेल में इस चैप्टर में सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। आई होप बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत कुछ सीखने मिलेगा, बहुत सारा नॉलेज मिलेगा इस चैप्टर में, तो ध्यान से समझिए। तो लेट्स स्टार्ट। तो इसमें क्या क्या सीखेंगे, वी विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर हम लोग समझेंगे प्रोडक्शन फंक्शन का मीनिंग, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट, रिटर्न्स टू फैक्टर दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और उसके बाद हम लोग सीखेंगे लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल एंड टोटल, रिटर्न्स टू स्केल, उसका मीनिंग, इंक्रीजिंग कांस्टेंट एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो ये सब तो बहुत सारे टॉपिक्स है और छोटे छोटे टॉपिक्स है और ये हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एक एक करके कवर करेंगे। तो चलो लेट्स स्टार्ट द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो पहले समझते हैं प्रोडक्शन बोलते किसको है इकोनॉमिक्स में। ठीक है, production is a process in which some materials are transformed from one form to another। तो इसको ध्यान से समझना, क्या है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कुछ मटेरियल को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं वन फॉर्म टू अनदर, यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं या ट्रांसफॉर्म करते हैं उसको हम लोग प्रोडक्शन। whatever is used in the production process is called an input और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और कोई भी सामान को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी चीज हम यूज करते हैं, वट एवर इज यूज इन द प्रोडक्शन, द प्रोडक्शन प्रोसेस, उस चीज को हम बोलते हैं इनपुट या फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी चीज बनाने के लिए हम लोग को फोर मेजर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज होता है। ठीक है, एंड वॉट एवर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोसेस, यानी देखो मान लो कि ये एक प्रोसेस है। ठीक है, इस प्रोसेस में जो भी चीज हम डाल रहे हैं, ठीक है, ये दीज आर फोर फैक्टर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। प्रोसेस में ये सारा चीज हम डाल रहे हैं और उसके बाद जो इस प्रोसेस से निकल के बाहर जो प्रोडक्ट के फॉर्म में आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट। क्या बोलते हैं इसको? आउटपुट। और ये जो गया है इसको क्या बोलते हैं? इनपुट। और इनपुट क्या होता है? मेनली फोर फैक्टर्स होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये प्रोसेस में जाता है और प्रोसेस से एक आउटपुट बाहर निकलता है और उसको हम लोग टेक्निकली भी आउटपुट बोलते हैं। ठीक है, and whatever is obtained from the process is called an output. A particular production process may use various types of inputs or factors and may yield two or more outputs। तो अलग अलग चीजों का अलग अलग प्रोडक्शन प्रोसेस होता है और हम लोग बहुत अलग अलग तरह के इनपुट्स को यूज करके एक या एक से ज्यादा आउटपुट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन ऑल्सो मीन्स क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, खास करके क्योंकि हम लोग एमसीक्यू का एग्जाम जो लोग देंगे उन लोगों के लिए ये सब छोटे छोटे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वहां आएगा प्रोडक्शन ऑल्सो मीन्स, फिर ऑप्शंस में रहेगा क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, तो वहां पर ये सब वर्ड्स को हम लोग को दिमाग में रखना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन ऑल्सो मीन्स क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी कैन बी क्रिएटेड इन मेनी वेज। फॉर एग्जाम्पल, यूटिलिटी कैन बी क्रिएटेड बाई चेंजिंग द फॉर्म ऑफ अ कमोडिटी। तो सबसे पहला हम लोग कैसे यूटिलिटी क्रिएट कर सकते हैं? चेंजिंग द फॉर्म ऑफ द कमोडिटी, कमोडिटी के फॉर्म को चेंज कर सकते हैं हम लोग। इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी। क्या बोलते हैं इसको? ये सब याद रखना, इसको हम लोग फॉर्म यूटिलिटी बोलते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट, जैसे एग्जांपल के तौर पे अ कारपेंटर कन्वर्ट्स वुड इनटू टेबल। कारपेंटर क्या करता है, लकड़ी को टेबल में कन्वर्ट कर देता है। पॉटर क्या करता है, मिट्टी को यूटेंसिल्स में कन्वर्ट कर देता है। तो ये सब वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग फॉर्म यूटिलिटी कर रहे हैं। बर्तन जो उसने बनाया वो मिट्टी का ही है, उसने खाली मिट्टी को क्या किया, एक बर्तन का शेप दे दिया। लकड़ी से जो फर्नीचर बना है वो एक्चुअली में लकड़ी ही है, कोई अलग चीज नहीं है। बस लकड़ी को उसने एक शेप, एक फॉर्म दे दिया जो हम फर्नीचर की तरह यूज करें। तो इसको बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी। सिमिलरली यूटिलिटी कैन बी क्रिएटेड बाय चेंजिंग द लोकेशन ऑफ अ कमोडिटी। हम लोकेशन चेंज करके भी कमोडिटी का यूटिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्रांसपोर्ट ऑफ यमुना सैंड टू द साइट ऑफ कंस्ट्रक्शन। यानी यमुना नदी के तट पे बहुत सारा फर्टाइल मिट्टी और अच्छा मिट्टी होता है, और वो मिट्टी हम लोग कंस्ट्रक्शन के साइट पे ले जाके बिल्डिंग्स और ये सब बनाने में यूज होता है। तो वो मिट्टी जो यमुना के तट पे था वो शायद किसी काम में नहीं आ रहा था, तो उसको वहां से उठा के हमने उसका लोकेशन चेंज कर दिया, तो वो अब यूज में आ गया, उससे यूटिलिटी क्रिएट हो गया। द पर्सन हु क्रिएट्स यूटिलिटी इज कॉल्ड प्रोड्यूसर। जो भी पर्सन किसी भी प्रकार का यूटिलिटी क्रिएट करता है उसको हम इकोनॉमिक्स में प्रोड्यूसर बोलते हैं। ठीक है। अ प्रोड्यूसर इज एन इकोनॉमिक एजेंट या फिर यूनिट दैट अक्वायर्स डिफरेंट इनपुट्स। तो प्रोड्यूसर कौन है, वो कोई इकोनॉमिक एजेंट है जो अलग अलग प्रकार के इनपुट्स को अक्वायर करता है। इनपुट्स कौन हो गए, लेबर हो गया, मशीन्स हो गया, लैंड हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, एक्सेट्रा, ये सारे कुछ इनपुट्स हैं। एंड बाय कंबाइनिंग दीज इनपुट्स, और ऐसे इनपुट्स को कंबाइन करके वो प्रोड्यूस करता है आउटपुट, वो एक आउटपुट प्रोड्यूस करता है। दिस इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। In order to acquire inputs, producer has to pay for them, which is known as cost of production. और ये सारे इनपुट्स, लेबर, मशीन, लैंड, रॉ मटेरियल, ये सब फ्री में तो नहीं आते हैं, इन सबको अक्वायर करना पड़ता है। और इनको अक्वायर करने के पीछे जो खर्चा लगता है उस प्रोड्यूसर का, उसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलते हैं उसको, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। So in short, creating utility is necessary condition for any production activity. यानी कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी करने के लिए क्या चीज जरूरी है कि यूटिलिटी क्रिएट होना चाहिए। अगर आप कोई ऐसा सामान बना रहे हो जिससे कोई यूटिलिटी क्रिएट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वो प्रोडक्शन बेकार, वो प्रोडक्शन माना ही नहीं जाएगा। इकोनॉमिक्स के टर्म में उसको हम लोग प्रोडक्शन नहीं बोल सकते। ओनली दोज गुड्स एंड सर्विसेज विल बी क्लासिफाइड इन प्रोडक्शन। यानी सिर्फ उसी गुड्स और सर्विसेज को हम प्रोडक्शन मान सकते हैं जिसमें यूटिलिटी क्रिएट करने का ताकत, which possess the following characteristics. Number one, these are created by human labor and capital, यानी human labor या machines के मदद से वो बनाया गया। Number B, these are capable of satisfying human wants directly or indirectly. चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, ये लोग ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने का क्षमता रखते हैं। यानी इन शॉर्ट, दे हैव यूटिलिटी, दे हैव क्रिएटेड यूटिलिटी। नेक्स्ट, दीज हैव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये सब फ्री में नहीं बन गया, इट इज नॉट अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, ये इसको बनाने के पीछे खर्चा लगा है। सो दे हैव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड हेंस दे कैन कमांड प्राइस। है ना, जो चीज हमें फ्री में मिलता है जनरली लोग उसको पैसा देके खरीदना नहीं चाहते, पर जो चीज हमने पैसे देके बनाए हैं या पैसा देके हमने उसको प्रोसेस किया है, वो हम बिना पैसा के किसी को नहीं बेचेंगे। तो दैट कैन कमांड प्राइस इन द मार्केट। तो ऐसे सामान या सर्विसेज को हम बोलेंगे दे कम अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर? तो यहाँ तक समझ में आ गया प्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये सारा चीज अभी तक क्लियर हो। अब हम समझेंगे प्रोडक्शन फंक्शन। सो व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन? We know that each firm produces goods and services by making use of four basic factors of production. हमें अच्छा से पता है कि कोई भी फर्म होता है वो गुड्स या सर्विसेज जो बनाते हैं वो फोर बेसिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करते हैं। वो सब क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर या फिर बिजनेसमैन, जो भी। तो ये मेन फोर फैक्टर्स वो लोग यूज करके कोई भी चीज को मैन्युफैक्चर किया जाता है। ठीक है, इतना तो बेसिक हम लोग को शुरू से ही पता है। Thus, there is a functional relationship between
फिजिकल इनपुट एंड आउटपुट। तो इनपुट और आउटपुट के बीच में देयर इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप। इन अदर वर्ड्स आउटपुट कैन बी कॉल्ड अ फंक्शन ऑफ इनपुट। तो हम लोग दूसरे वर्ड में क्या बोल सकते हैं, आउटपुट कैन बी कॉल्ड अ फंक्शन ऑफ इनपुट। इन मैथमेटिकल फॉर्म वी कैन एक्सप्रेस इट एज अंडर। क्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, पूरा इकोनॉमिक्स में याद रखना, जब भी हम क्यू सिंबल देंगे इसका मतलब होता है आउटपुट। सो आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट। अब इनपुट में क्या क्या आ जाता है, F1, F2, F3 एंड सो ऑन। अब ये वेरियस अलग अलग इनपुट्स हो सकते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, रॉ मटेरियल, मनी, मशीन्स, कुछ भी, वॉट एवर बी द इनपुट विच वी आर यूजिंग। सो ये Q stands for the quantity of commodity which is output. F1, F2 up till Fn is used for different factors of input, जो मैंने पहले ही समझा दिया। If we exchange or if we change the quantity of input, अगर हम input के quantity को change करते हैं, the amount of output will also change। देखो एकदम सिंपल सा चीज है ना, जितना चीनी डालेंगे उतना ही शरबत मीठा होगा। तो चीनी इनपुट हो गया, शरबत का मिठास आउटपुट हो गया। तो इनपुट को बदलेंगे तो आउटपुट बदलेगा, है ना। एग्जैक्टली जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ज्यादा कमाई कर पाएंगे। तो वही चीज है कि इनपुट जितना देंगे उतना ही आउटपुट कर पाएंगे। तो क्वांटिटी ऑफ इनपुट पे डिपेंड करता है कि आउटपुट कितना हो। प्रोडक्शन फंक्शन कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सपोज अ फर्म इज मैन्युफैक्चरिंग स्टील चेयर्स विद द हेल्प ऑफ टू इनपुट, कैपिटल एंड लेबर। मान लो सिर्फ दो इनपुट वो यूज करता है, कैपिटल और एक लेबर, जिसके मदद से वो स्टील चेयर्स बनाते हैं। इफ इट प्रोड्यूसेस चेयर्स, इसको ध्यान से समझना, इससे हम लोग को आइडिया लगेगा कि इकोनॉमिक्स में जो इक्वेशन बनता है वो कैसे बनता है। If it produces 20 chairs by using 10 units of capital and 5 units of labor, यानी 20 चेयर हम बना रहे हैं और उसके लिए इनपुट क्या ले रहे हैं, 10 units of capital and 5 units of labor, then the relationship between the physical input, यानी फिजिकल इनपुट और आउटपुट के बीच में जो रिलेशनशिप बनेगा, ठीक है, then the relationship between the physical input, that is 10 units of capital plus 5 units of labor, and the physical output, that is 20 steel chairs, is called production function। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्शन फंक्शन। क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन फंक्शन। और उसको लिखेंगे कैसे, उसको लिखेंगे इस तरीके से, 20Q, that is 20 units of output, यानी steel chair, is the function of 5 units of labor plus 10 units of capital. So Q denotes the number of chairs, L labor and K for capital. Sir capital C से क्यों नहीं, अब वो लोग सिंपल कैपिटल को K देता है। इकोनॉमिक्स में जनरली, इकोनॉमिक्स में क्या होता है ना, C जो वर्ड है ये बेसिकली हम लोग कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं, इसीलिए कैपिटल को जनरली K से लिखा जाता है, ठीक है। फीचर्स, फॉलोइंग आर द मेन फीचर्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन का मेन फीचर्स क्या क्या। नंबर 1, it is a technical relation. Production function signifies the technical relationship between inputs and outputs. यानी कितना इनपुट देने से कितना आउटपुट निकलेगा, ये क्या है, ये एक टेक्निकल फंक्शन है, दोनों के बीच में टेक्निकल रिलेशनशिप। The engineer or technician can tell the various combination of inputs that are possible and the output resulting from them by using the particular process of production. यानी कोई भी जो इंजीनियर है या टेक्नीशियन है जो उस काम में माहिर है, वो हमें बता सकता है एग्जैक्टली कि किस इनपुट को किस प्रपोर्शन में यूज करने से क्या आउटपुट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इट इज द प्रोड्यूसर हु विल चूज फ्रॉम मेनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन। इंजीनियर्स ने हमें अलग अलग कॉम्बिनेशंस बता दिए कि आप इतना इनपुट करेंगे तो ये आउटपुट मिलेगा। अब जो प्रोड्यूसर है या जो एंटरप्रेन्योर है वो डिसाइड करेगा कि आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस मुझे कौन से कॉम्बिनेशन यूज करना। नंबर 2, इट इज डिटरमिन्ड बाय द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। इस पे भी डिपेंड करता है कि मेरा स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी कितना अच्छा है या कितना खराब। अगर टेक्नोलॉजी मेरा पुराना और आउटडेटेड है तो मेरा जो इनपुट रिक्वायरमेंट होगा वो ज्यादा होगा, पर अगर मेरा टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है तो मेरा जो इनपुट रिक्वायरमेंट होगा वो कम होगा। तो यानी कितना इनपुट लगेगा आउटपुट जनरेट करने के लिए, वो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी पे भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है पीरियड ऑफ टाइम, कि कितना टाइम मेरे पास अवेलेबल है।
प्रोडक्शन फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड विद रेफरेंस टू अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। हमेशा हम जब भी प्रोडक्शन का बात करते हैं तो हमेशा बोलेंगे, सपोज हम बोलेंगे कि ये मशीन कितना आउटपुट देती है, तो इसको हम लोग कैसे बोलेंगे? 50 यूनिट्स पर डे, या 50 यूनिट्स पर आवर, या 50 यूनिट्स पर मंथ, यानी पर समथिंग, है ना, पीरियड ऑफ टाइम बताना पड़ेगा। कितना आउटपुट देती है? 50 यूनिट्स। कब? एक दिन में, एक हफ्ता में, एक महीना में, एक साल में, क्या? अगर जब तक वो क्लियर नहीं होगा तो समझ में नहीं आएगा कि बोलना क्या चाहते हैं। उसी तरह से यहाँ पर इट इज ऑलवेज, प्रोडक्शन इज ऑलवेज रिफर्ड टू इन पीरियड ऑफ टाइम, यानी जब भी आप प्रोडक्शन का बात करोगे तो पर डैश ये जरूर आएगा, यानी पर मंथ बोल रहे हैं कि पर वीक बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं। ठीक है। Note that from specific amount of input, it is possible to get different amount of output. ये अलग अलग स्पेसिफिक इनपुट लेने से मेरे को जो आउटपुट मिलेगा वो अलग है। इसका बेस्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जो मम्मी लोग खाना बनाती है, डिश जो भी हम लोग प्रिपेयर करते हैं, तो इनपुट्स क्या है? दैट इज कॉल्ड रेसिपी। और रेसिपी एग्जैक्टली जितना अच्छा होगा, आउटपुट एग्जैक्टली उतना ही अच्छा मिलेगा, है ना। रेसिपी में थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया, नमक थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो भी टेस्ट खराब, नमक थोड़ा सा कम हो गया तो भी टेस्ट खराब, यानी अल्टीमेटली योर कॉम्बिनेशन हैज टू बी एब्सोल्युटली परफेक्ट। कितना नमक, कितना मिर्ची, कितना मसाला, ये जो कॉम्बिनेशन है पूरा, ये एग्जैक्टली परफेक्ट कॉम्बिनेशन में, यानी परफेक्ट रेशियो में होना चाहिए। थोड़ा सा नमक ज्यादा कम हो गया तो भी टेस्ट खराब हो जाएगा, मिर्चा थोड़ा ज्यादा हो गया तो वैसे टेस्ट खराब हो जाएगा। तो हम लोग को बहुत जरूरी है उस रेशियो को समझना कि किस कॉम्बिनेशन में हम लोग को इनपुट्स को यूज करना, तो उसके बाद हम कैसा आउटपुट एक्सपेक्ट करें। So from the same amount of input, the more efficient producer will produce more and the less efficient will produce less. यानी same amount of input use करके भी जो ज्यादा efficient producer है, यानी जिसके पास समझ लो better technology है, advanced technology है, तो वो उतना ही raw material को use करके ज्यादा output निकाल रहे हैं। जैसे किसान का एग्जांपल है, जिसके पास फर्टिलाइजर्स है, जिसके पास अच्छा ट्रैक्टर है, अच्छा इरिगेशनल फैसिलिटी है, वो उतना ही बीज डाल के ज्यादा आउटपुट निकाल ले। पर जिस फार्मर के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या फर्टिलाइजर्स और ये सब नहीं है, वो उतने बीज से आउटपुट कम निकाले। ठीक है ना। सो इन दिस केस प्रोडक्शन फंक्शन बिकम्स यूजलेस बिकॉज वी नो द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ आउटपुट इवन इफ वी नो द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ इनपुट। ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है प्रोडक्शन फंक्शन क्या हो जाता है? यूजलेस हो जाता है। क्यों? बिकॉज वी डू नो, या होगा वी डू नॉट नो, होगा एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ आउटपुट, ये मिस्टेक है, ये होगा वी डू नॉट नो। हम लोग को नहीं पता एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ आउटपुट कितना निकलेगा, इवन इफ वी नो द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ इनपुट, ये डू की जगह डू नॉट होगा। तो यानी जहां पर एफिशिएंसी ऑफ प्रोड्यूसर का बात आ जाता है, वहां पर हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि इतना इनपुट लेके आप कितना आउटपुट दे पाओ। सपोज क्रिकेट की बात करते हैं, तो क्रिकेट में क्या है, बॉलर एक बैट्समैन को जितना बॉल फेस करने मिलता है वो उसके लिए हो गया इनपुट, और उस बॉल पे वो कितना स्कोर करता है, कितना रन बनाता है, वो हो गया आउटपुट। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि अगर बैट्समैन ए ने 10 बॉल में 20 रन बनाया है तो सारे बैट्समैन 10 बॉल में 20 रन बनाएंगे? कोई जरूरी है? नहीं। तो इवन इफ वी नो कि सबको 10-10 बॉल खेलने मिलेगा, हम आउटपुट नहीं बता सकते कि कौन 10 बॉल में कितना रन बनाएगा, है ना। फॉर दिस रीजन वी यूजुअली प्रिज्यूम दैट प्रोडक्शन इज एफिशिएंट। तो इस रीजन के लिए हम अज्यूम करते हैं कि प्रोडक्शन जो है वो एफिशिएंट है, यानी कोई लैक्यूने नहीं। Thus, the production function of a firm may be defined as a technological relationship that tells the maximum level of output from the given combination of input. तो इसीलिए टेक्निकली अगर प्रोडक्शन फंक्शन को समझाना हो या बताना हो कि क्या होता है, तो हम बता सकते हैं कि ये प्रोडक्शन फंक्शन वो टेक्निकल रिलेशनशिप है जो बताता है कि कितना इनपुट पे कितना मैक्सिमम आउटपुट डिराइव कर सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन में। शॉर्ट रन क्या होता है, लॉन्ग रन क्या होता है? शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, economists distinguish between two basic arrangements of inputs and outputs. तो इकोनॉमिस्ट लोग क्या करते हैं, वो लोग इनपुट और आउटपुट को दो बेसिक वे में डिस्टिंग्विश करते हैं। फर्स्ट, द एप्लीकेशन ऑफ वन और मोर फैक्टर्स इज केप्ट कांस्टेंट
while the application of one factor varies। तो इसको ध्यान से समझना। जैसे फैक्टर में क्या क्या है हम लोग को पता है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है और एंटरप्रेन्योर, ये चार फैक्टर। तो वो लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिस्ट लोग अज्यूम करते हैं कि इसमें कुछ फैक्टर कांस्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल लैंड, वो लोग अज्यूम कर लेते हैं कि लैंड इज फिक्स्ड। आपके पास जितना जमीन है, शॉर्ट रन में एटलीस्ट उतना ही जमीन रहेगा और ज्यादा जमीन आप नहीं खरीद पाओगे, या अचानक से एक दिन या दो दिन में नया से कोई लैंड नहीं आता है, ठीक है। फिर एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर तो आप ही हो। अब आपके अलावा तो आप जैसा और फोटोकॉपी नहीं हो जाएगा, तो आप ही रहोगे। तो लैंड और एंटरप्रेन्योर को जनरली ये लोग कंसीडर करते हैं कि दीज आर फिक्स्ड फैक्टर, ये सब आसानी से बदलने वाले नहीं है, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। और लेबर और कैपिटल को ये लोग अज्यूम करते हैं कि दे आर वेरिएबल। वेरिएबल यानी ये लोग बदले जा सकते हैं। सपोज कि मेरे को काम बढ़ाना है, हम कल 10 आदमी को नया हायर कर सकते हैं, कल नहीं मतलब एक दो दिन हफ्ता भर के अंदर हम 2-4 आदमी को हायर कर लेंगे। कैपिटल मेरे को चाहिए तो हम बैंक में अप्लाई करेंगे, मेरे को तुरंत बैंक से लोन मिल जाएगा 2-4 दिन में। तो कैपिटल और लेबर ऐसा है जिसको हम आसानी से बढ़ा घटा सकते हैं। कैपिटल का काम हो गया, बैंक को लोन चुका दी, फिर जरूरत पड़ा बैंक से लोन ले ली। तो कैपिटल को भी हम बढ़ा घटा सकते हैं। लेबर को भी क्या अपॉइंट किए, जब देखें कि अब लेबर को उतना जरूरत नहीं है, कुछ कैजुअल वर्कर्स को निकाल दिए, उनको बोले भैया कल से आप मत आओ। कैजुअल वर्कर्स मतलब जो लोग फिक्स्ड नहीं है, काम पड़ा तो बुलाए, नहीं काम पड़ा तो नहीं बुलाए। तो लेबर को और कैपिटल को कम्पी बेसिक करना आसान है, इसीलिए लेबर और कैपिटल को जनरली हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। अगेन मैंने सी लिखा है, पर इकोनॉमिक्स में जब हम कैपिटल लिखते हैं तो मींस के, ठीक है ना। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो वही बोल रहा है, फर्स्ट एप्लीकेशन में कुछ फैक्टर होते हैं जो कांस्टेंट होते हैं, व्हाइल अदर फैक्टर्स आर वेरीज, वेरीज यानी व्हिच आर वेरिएबल। सेकंड, द एप्लीकेशन ऑफ ऑल द फैक्टर्स इज वेरीड इन सेम प्रोपोर्शन। और ये मान के चलते हैं कि सारे फैक्टर्स को हम सेम प्रोपोर्शन में वेरी करते हैं। बिफोर वी डिस्कस दीज केसेस इन डिटेल, इट बिकम्स एसेंशियल टू डिस्कस द कांसेप्ट ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग। और ये प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप क्या है, ये भी हम लोग डिटेल में समझेंगे आने वाले क्लासेस में। पर पहले समझते हैं शॉर्ट रन लॉन्ग रन किसको बोलते हैं। We define a period as short run or long run simply by looking at whether all the inputs can be varied or not। यानी जो चार इनपुट का मैंने बात किया, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, हम देखेंगे कि सपोज मैंने आपको दिया 3 साल, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है 3 साल को शॉर्ट रन माने या लॉन्ग रन। तो शॉर्ट रन होगा या लॉन्ग रन होगा, ये टाइम पे डिपेंड नहीं करता। ऐसा कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है कि सर 1 से 5 ईयर को शॉर्ट रन बोल देते हैं, 5 ईयर से बेसिक को लॉन्ग रन बोल देंगे, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर शॉर्ट रन क्या है, लॉन्ग रन क्या है, वो डिपेंड करेगा बिजनेस का, इंडस्ट्री का तौर तरीका। सपोज एक मूवी के लिए, एक मूवी 1 महीना थिएटर में चल गया ना, तो 1 महीना बाद वो मूवी पुराना कहलाता है ना। 1 महीना के बाद वो मूवी क्या कहलाता है, पुराना मूवी। न्यूज आधा घंटा बाद सुनने मिले तो बोलते हैं क्या बासी न्यूज सुना, है ना। तो हर बिजनेस का अपना अपना शॉर्ट रन लॉन्ग रन होता है। पर अगर मान लो तुमने एक गाड़ी खरीदी है 1 महीना पहले, 1 महीना बाद क्या बोलोगे, ये पुरानी गाड़ी है कि नई गाड़ी है। बोलेंगे अरे मैंने अभी पिछले महीने ही गाड़ी खरीदी, है ना। तो गाड़ी के केस में 1 महीना अभी भी नया माना जाता है कि मैंने थोड़े दिन पहले ली। पर मूवी अगर 1 महीना बाद देखने जा रहे तो क्या यार पुराना मूवी, 1 महीना पुराना मूवी देख। तो देखो एक ही महीना है, टाइम पीरियड एक है, पर बिजनेस टू बिजनेस थॉट प्रोसेस चेंज है। तो वही बोल रहे हैं कि क्या शॉर्ट रन है क्या लॉन्ग रन है बिजनेस में, वो उसके इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करेगा। जो भी टाइम में मेरे को ऐसा लगता है कि 3 साल में अगर मैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर सबको बदल सकता हूँ, यानी बढ़ा सकता हूँ या घटा सकता हूँ 3 साल के अंदर, तो फिर ये 3 साल मेरा लॉन्ग रन हो गया, ठीक है। और अगर मेरे को लगता है कि नहीं, 5 साल तक इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं लैंड भी बढ़ा लूं, कैपिटल भी बढ़ा लूं, लेबर भी बढ़ा लूं, चारों फैक्टर को वेरी कर लूं, तो मेरे लिए 5 साल शॉर्ट पीरियड हो गया। 5 साल के पीरियड चाहिए। तो वही शॉर्ट रन लॉन्ग रन डिपेंड करेगा आपको कितना टाइम लगता है चारों फैक्टर्स को, ऑल द फैक्टर्स को वेरिएबल बनाने में।
तो जितना टाइम के बाद आप ऑल द फैक्टर्स को वेरिएबल बना पाओगे, उतना टाइम बाद ही आपका लॉन्ग रन स्टार्ट होगा, और उसके पहले वो सारा शॉर्ट रन कहलाता है। ठीक है, तो वही बोल रहा है, वी डिफाइन अ पीरियड एज शॉर्ट रन और लॉन्ग रन सिंपली बाय लुकिंग एट वेदर ऑल द इनपुट्स कैन बी वेरीड और नॉट। इन शॉर्ट रन अ फर्म कैन नॉट ऑल्टर ऑल द इनपुट्स। शॉर्ट रन में हम सारे इनपुट्स को बदल नहीं सकते। ओनली वन फैक्टर कैन बी वेरीड, सिर्फ एक फैक्टर को बदल सकते हैं। अदर फैक्टर्स रिमेन्स फिक्स्ड, और बाकी जो दूसरा फैक्टर है वो फिक्स रहता है इन शॉर्ट रन। दिस इज बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम, क्योंकि मेरे पास इतने टाइम नहीं है कि मैं सारे फैक्टर को बदल सकूं, तो देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ टाइम, इसलिए बोलते हैं इसको शॉर्ट रन। The firm does not have sufficient time to vary factors like machines, buildings, etc. Thus, short run is defined as a time period which is less than the minimum required to bring out changes in the fixed factor of production. यानी शॉर्ट रन का डेफिनेशन अगर कोई पूछे व्हाट इज शॉर्ट रन, तो शॉर्ट रन इज डिफाइंड एज अ टाइम पीरियड व्हिच इज लेस देन द मिनिमम रिक्वायर्ड टू ब्रिंग आउट चेंजेस इन द फिक्स्ड फैक्टर। यानी फिक्स्ड फैक्टर में चेंजेस लाने के लिए अगर आप बोलते हो कि मुझे मिनिमम 5 साल चाहिए, तब मैं फिक्स्ड फैक्टर में चेंजेस ला सकता हूँ। तो 1 to 5 years इज शॉर्ट रन, 5 साल के बाद आपका लॉन्ग रन चाहिए। The factors that remain fixed is called fixed input, whereas factors which can be changed is called variable. तो मैंने बता दिया, जनरली लैंड और एंटरप्रेन्योर फिक्स्ड फैक्टर होते हैं, लेबर एंड कैपिटल आर जनरली ट्रीटेड एज वेरिएबल। ठीक है, तो ये फिक्स्ड होते हैं जनरली और ये वेरिएबल होते हैं। ठीक है, इन लॉन्ग रन अ फर्म कैन चेंज ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो लॉन्ग रन में चारों को चेंज कर सकते हैं, इसलिए वो लॉन्ग रन कहलाता है। So in long run, all the factors can be varied. To produce different levels of output, it may vary both the inputs simultaneously. Hence, there is nothing like fixed input in long run. So long run में there is nothing like fixed input या fixed factor. तो fixed factor या fixed input कुछ नहीं होता long run. Long run thus refers to a longer time period than the short run. However, इट मे बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेस। तो अलग अलग चीजों के लिए, अलग अलग बिजनेस के लिए वो अलग हो सकता है। इट वुड नॉट बी प्रॉपर टू डिफाइन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इन टर्म्स ऑफ डेज और मंथ और ईयर। द टाइम पीरियड इज रैदर फंक्शनल कंसेप्ट। जो मैंने बताया, हर इंडस्ट्री का अपना अपना शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड होता है। द फंक्शनल इंटरवल वेरीज फ्रॉम फर्म टू फर्म एंड इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। For instance, for a steel industry, period of 10 years may be a short period, while for wheat producer, period of 1 year may be a long period. तो किसके लिए क्या लॉन्ग होगा, क्या शॉर्ट होगा, ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी करेगा। अब यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ है शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड में, जो हमने पढ़ा है, तो इसको जस्ट एक फटाफट गो थ्रू कर। शॉर्ट पीरियड क्या है? इट इज अ टाइम पीरियड व्हिच इज लेस देन द मिनिमम रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन फिक्स्ड फैक्टर। Long period care, it refers to the time period in which all the factors of production can be changed. Output. Output can be increased only by changing the quantity of variable factor. यहाँ पर हम आउटपुट को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, खाली वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करके। यहाँ पर आउटपुट को अगर हम बढ़ाना या घटाना चाहें, तो हम सारे फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं, बोथ फिक्स्ड एज वेल एज वेरिएबल। क्लासिफिकेशन, यहाँ पर फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर अलग अलग होते हैं। यहाँ पर फिक्स्ड फैक्टर बोल के कुछ नहीं होता। इन लॉन्ग पीरियड डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल डिसअपीयर, ऑल आर वेरिएबल, फिक्स्ड बोल के कुछ होता ही नहीं। इफेक्ट ऑन प्राइस, डिमांड हियर प्लेज अ डोमिनेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द प्राइस, क्योंकि शॉर्ट पीरियड में आप सप्लाई को तो बढ़ा नहीं पाओगे ज्यादा, तो डिमांड जितना ज्यादा होगा प्राइस उतना ज्यादा बढ़ेगा। पर लॉन्ग पीरियड में क्या होगा, क्योंकि सप्लाई अपने आप को डिमांड के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेता है, तो डिमांड एंड सप्लाई प्ले इक्वल रोल। तो यहाँ पर डिमांड का और सप्लाई का इक्वल रोल है, तो प्राइस पे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है इन लॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं तक रखेंगे। अभी तक हम लोग खाली बेसिक समझे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, कौन से फैक्टर फिक्स्ड होते हैं, कौन से वेरिएबल, फिर शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का कंसेप्ट क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, किस तरह से प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट्स, आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट। ठीक है ना। नेक्स्ट सेशन में जब हम आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, कितने अलग अलग टाइप ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं,
कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, सो तो अभी का सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय।